शहर में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। हम लोग 4 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की टीम है। नॉर्मली एक हॉस्पिटल में एक पेट का डॉक्टर होता है, यहाँ पे 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की टीम है। और ये वो डॉक्टर है जो मैक्स से, मेदांता से, बड़े बड़े हॉस्पिटल से हमारे पास में आए हुए हैं, जो डेडिकेटेड अपना काम कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में एक हमारा डेडिकेटेड डे केयर सेंटर है, जहाँ पे हम लोग हाई एंड केस करते हैं। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में हाई एंड केस का क्या मतलब होता है कि हम लोग हाई एंड जो इंडोस्कोपीज हैं, कोलोनोस्कोपी हैं, ईआरसीपीज होती है, फाइब्रोस्कैन होते हैं, टेरोस्कोपीज, मतलब खाने के नली की जांच, पेट की जांच, छोटी आंत की जांच, बड़ी आंत की जांच, ये सारा काम हम लोग करते हैं। लीवर से जो रिलेटेड बीमारियां हैं, जो आंतों के रिलेटेड जो कैंसर होते हैं, इन सबका डायग्नोसिस बनाना और इनका प्रॉपर उपचार करना। तो इस हॉस्पिटल का फायदा क्या है कि हम लोग अपने काम में जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स हैं, जो बेस्ट प्रोटोकॉल्स हैं, उनको हम लोग मैच करते हैं और पेशेंट को अपने ही शहर में एक अफोर्डेबल रेट पे वो बेहतरीन सुविधा देने की कोशिश करते हैं, जो शायद यहाँ से बाहर निकल के कई गुना उसको पड़ेगी। ये इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा फायदा है। तो मेरे साथ में डॉक्टर तन्वी हैं, डॉक्टर देव हैं, डॉक्टर लोहित अभी केस कर रहे हैं। तो ये हम लोग 4 लोगों की टीम है और हम लोगों का हमेशा जो एंडेवर है, जो कोशिश है, वो ये रहती है कि कैसे हम लोग रैपिडली एक्ट करें, पेशेंट की डिजीज को आइडेंटिफाई करें और कैसे उसको बेहतरीन तरीके से इलाज करें जो हमारे वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स को मैच करें। ये किसी भी हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग, इक्विपमेंट और डॉक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और बिल्डिंग और इक्विपमेंट्स के बारे में, बीइंग ए न्यू हॉस्पिटल, सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट और टीम की अगर मैं बात करता हूँ, गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के अंदर 4 फुल टाइम गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, 4 डॉक्टर डीएम गैस्ट्रो होते हैं और काफी पेट से संबंधित जो भी बीमारियां हमारी होती हैं उसमें मैक्सिमम जो केसेस डॉक्टर साहब के पास आते हैं, रूटीन केसेस भी होते हैं। आप भी कभी कोई भी चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं पेट की बीमारी को, किसी भी चीज को लेके। तो अब मैं डॉक्टर सोनी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा है कि क्या ऐसी कौन सा वो केस है जो हमने किया है, क्या वो एक पूरे फरीदाबाद का पहला केस हो सकता है, क्या वो दिल्ली एनसीआर का पहला केस हो सकता है, उस केस को ना करने से मरीज के साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे, इस सारी डिटेल के बारे में मैं हैंड ओवर करूंगा दोबारा डॉक्टर सोनी सर को, प्लीज। हेलो, आवाज आ रही? वैसे तो इस डिपार्टमेंट में हम लोग हर दिन कुछ न कुछ अच्छा अनूठा काम करने की कोशिश करते हैं। और डॉक्टर की जो बेसिक टेक है, हमारा नजरिया क्या है कि नेकी करो दरिया में डालो। तो हम लोग अच्छा काम करते रहते हैं, पेशेंट ठीक होता रहता है, घर जाता रहता है, तो हम लोग भूलते रहते हैं उसको। लेकिन ये एक ऐसा केस था जो मुझे लगा कि सब मीडिया की और सब भाइयों की नज़र में आना ही चाहिए। कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पलरी केस है जो शायद मुझे अपने 25 साल के करियर में मैंने भी नहीं और मुझे पूरी दुनिया में भी ऐसा कोई नजर नहीं आता। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसको हाईलाइट करते हैं। ये एक इराकी पेशेंट है, करीब 65 साल की उम्र है इसकी, अब्दुल करीम नाम था इसका। ये करीब हफ्ते 10 दिन पहले हमारे पास में आया। तो ये सबसे पहले सर्जन के पास में गया। इसकी तकलीफ क्या थी कि कुछ साल पहले इसकी पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ इराक में, और जैसे पित्त की थैली में पथरी होती है, वैसे पित्त की नाली में भी पथरी आ जाती है बहुत सारे लोगों को। तो पित्त की नाली में इसको कुछ पथरी थी और पित्त की नाली की जो पथरी का इलाज है वो एक इंडोस्कोपिक टेक्निक होती है, उसे हम लोग बोलते हैं ईआरसीपी। तो ईआरसीपी में हम लोग एक लचीली पतली दूरबीन होती है जो कि मुंह के रास्ते डालते हैं मरीज को बेहोश करके, और उसमें हम लोग पित्त की नाली में जाके, जो कि आंतों में लगी रहती है, वहाँ पे एक चीरा देकर और जो स्पेशल किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो लगाकर स्टोन को बाहर निकाल देते हैं। इस मरीज का अनफॉर्चुनेटली इराक में एक प्लास्टिक स्टेंट डाला गया और डालकर डॉक्टर भी भूल गया, मरीज भी भूल गया। और फिर सालों में क्या हुआ कि उस स्टेंट, एक प्लास्टिक स्टेंट होता है जो, तो स्टेंट के आसपास में धीरे धीरे स्टोन बनने लग गया। और ये सालों में जाके एक जितनी स्टेंट की लंबाई थी, ये स्टेंट करीब 7 to 10 सेंटीमीटर के होते हैं, तो पूरी स्टेंट की लेंथ में एक लंबा और एक मोटा स्टोन की फॉर्मेशन हो गई। आमतौर पर पित्त की नाली या कॉमन बाइल डक्ट हम लोग बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट के स्टोन्स
आधा सेंटीमीटर के, 1 सेंटीमीटर के या 1.5 सेंटीमीटर के स्टोन होते हैं। जब सीबीडी के अंदर बाइल डक्ट में स्टोन यदि 1.5 सेंटीमीटर से बड़ा हो तो हम लोग बोलते हैं कि ईआरसीपी से उसको निकालना मुश्किल है, इनकी बड़ी सर्जरी होनी चाहिए, जहाँ पे हम लोग पूरा चीरा देके पित्त की नाली को, बाइल डक्ट को पूरा खोल के काट के और फिर स्टोन को बाहर निकालते हैं। ये बड़ी जटिल सर्जरी होती है। इस केस में स्टोन 1 या 1.5 सेंटीमीटर का नहीं था, करीब 7-8 सेंटीमीटर लंबा और करीब 2 सेंटीमीटर चौड़ा। जैसे एक मोटा सिलेंडर होता है वैसा एक पित्त की नाली के अंदर एक स्टोन फिट हो गया। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि जो पित्त का बहाव है, जो बाइल का फ्लो है वो रुक जाता है, तो पेशेंट को जॉन्डिस होती है, पीलिया हो जाता है, बुखार आती है, इन्फेक्शन फैल जाता है। अब ये प्रॉब्लम इसकी इराक में आइडेंटिफाई हुई, वो इराक में भी और दूसरे देशों में भी जो उसके आसपास में देश है वहाँ पे भी गया, और उसकी बार बार जो ईआरसीपी होती थी तो डॉक्टर क्या करते थे, ईआरसीपी में एक स्टेंट डाल देते थे। तो स्टेंट डालने का फायदा क्या हुआ कि आपको बाइल का फ्लो मेंटेन हो गया, बिलियरी फ्लो आपको आ गया, तो मरीज की एक बार जान बच जाती थी कि उसका पीलिया कम हो गया, इन्फेक्शन कम हो गया। लेकिन मेन प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती। इतना बड़ा स्टोन निकालने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। तो अल्टीमेटली ये पेशेंट हमारा नाम सुन के इंडिया में आया, हमारे हॉस्पिटल में आया। इसको प्राइमरी से देख के एक बड़ी सीधी सी बात है कि हम लोगों ने सर्जरी के लिए एडवाइस किया, बिकॉज इतना बड़ा स्टोन ईआरसीपी के रास्ते से निकालना पूरी दुनिया में असंभव है। ऐसा कोई वर्ल्ड लिटरेचर भी हम लोगों को ऐसा मिला नहीं। पेशेंट की उम्र ज़्यादा थी, इन्फेक्शन में था, परेशान था, सर्जरी कराना नहीं चाहता था। उसे लगा कि मैं सर्जरी कराऊंगा तो जिंदा नहीं बचूंगा, तो उसने वापस घर जाने का अपना मन बना लिया कि जब मरना है तो घर जाके मरेंगे, यहाँ पे क्यों। फिर किसी तरीके से मरीज हमारे पास में आया, तो जब हमने इसका पूरा केस स्टडी किया, उसकी सारी मल्टीपल ईआरसीपी की रिपोर्ट देखी, तो हमने इसको एक ऑप्शन सजेस्ट किया कि आपकी ईआरसीपी से बात नहीं बनेगी, सिर्फ ईआरसीपी से। इसमें एक इनोवेटिव टेक्निक हम लोगों को, एक जो नई टेक्निक है जो आज हमारे देश में कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल्स में है, वो लगानी पड़ेगी। उस टेक्निक का नाम है स्पाई ग्लास कोलेंजियोस्कोपी, और उसके ऊपर फिर हम लोग लेजर डाल के स्टोन को तोड़ सकते हैं। तो स्पाई ग्लास में क्या होता है कि हम लोग ईआरसीपी करते हैं, जो मुंह के रास्ते दूरबीन डालते हैं, उस दूरबीन के अंदर एक पतली दूरबीन और डलती है, तो दूरबीन के अंदर दूरबीन, ये कंसेप्ट है मदर बेबी स्कोप का। तो वो पतली दूरबीन जिसे हम लोग स्पाई ग्लास बोलते हैं, उससे हम लोग पित्त की नाली के अंदर गए, और फिर उस पतली दूरबीन के अंदर भी एक लेजर का वायर डालते हैं हम लोग, जिसको थूलियम लेजर बोलते हैं। थूलियम आज के टाइम पे दुनिया में स्टोन को तोड़ने के लिए सबसे एडवांस टेक्निक है, जो पूरे संसार में हम लोगों को अवेलेबल है। उसी टेक्निक के सहारे फिर हम लोगों ने इसका काम किया, मरीज को एंडोस्कोपी रूम में लेके, वेंटिलेटर पे लेके और ईआरसीपी करके, और जो स्पाई ग्लास स्कोप है, जो स्पाई ग्लास की दूरबीन है, वो पित्त की नाली में डाल के उसके अंदर थूलियम लेजर का वायर डाल के हमने स्टोन को तोड़ना शुरू किया। तो लेजर का कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे हम हथौड़ी से पत्थर तोड़ते हैं, वैसे लेजर की किरणें स्टोन पर अटैक करती हैं और स्टोन को धीरे धीरे चूरा करते करते उसको बिल्कुल पल्वराइज करके एकदम मिट्टी के माफिक बना देती है, ताकि उसको निकालना आसान हो जाता है। तो जब हमने इसको करना शुरू किया तो हम लोग भी बड़ा हैरान रह गए कि पूरी की पूरी इसकी बाइल डक्ट, पूरी पित्त की नाली स्टोन से पैक्ड पड़ी हुई थी। हमारे पास में स्पाई ग्लास को मैन्यूवर करने की भी जगह नहीं थी, बट फिर भी भगवान का नाम लेके हम लोगों ने इसको शुरू किया। 3 दिन हम लोग लगातार इसमें लगे रहे, हर दिन करीब 4 से 6 घंटे की इसके सेशन चलते थे वेंटिलेटर पे लेके, और हम लोगों ने स्टोन को तोड़ते तोड़ते, क्रश करते करते अल्टीमेटली पूरे के पूरे स्टोन को साफ कर दिया। और जब हम लोग स्टोन को तोड़ने लगे तो स्टोन के सेंटर में वो कई साल पुराना प्लास्टिक स्टैंड पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर लेयरिंग होके ये इतना बड़ा स्टोन बन गया। क्योंकि आमतौर पे मेडिकल लिटरेचर में इतने बड़े स्टोन का कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास में, और ये केस हम लोग इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल में भी पब्लिश करने वाले हैं, और इसलिए आप सब लोगों को जानकारी के लिए हमने बुलाया कि नॉर्मली स्टोन 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2, 2.5 सेंटीमीटर के स्टोन होते हैं, और इन स्टोन्स को निकालने में भी हम लोगों के पसीने निकल जाते हैं। तो 7 सेंटीमीटर का स्टोन किसी भी इंडोस्कोपिक टेक्निक से बिना सर्जरी के करना अपने आप में एक रिमार्केबल फीट है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो कि हम लोग इस बेहतरीन हॉस्पिटल में बेहतरीन सुविधाओं और बेहतरीन टीम के साथ हम लोग कर पाए। तो अल्टीमेटली हमने इसका सारे के सारा पूरा जो 7-8 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़े स्टोन को निकाल दिया, पूरा साफ कर दिया। पेशेंट आज एकदम स्टेबल कंडीशन में है, बैठा हुआ है, खाना खा रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है।
पूरा जॉन्डिस उसको खत्म हो गया और हम लोग उसको 1-2 दिन में डिस्चार्ज भी करने वाले हैं। हमने जब मेडिकल लिटरेचर को रिव्यू किया तो जो मैंने आपको बताया भी कि इतना बड़ा स्टोन हमारी अपनी मेडिकल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम लोगों को अभी तक मिला ही नहीं है। तो इससे हमें ये सीख मिली कि यदि हम लोग हिम्मत भी रखें, हौसला भी रखें और मेडिकल प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो करें तो बड़े से बड़े डिफिकल्ट स्टोन्स को भी हम लोग बिना मेजर सर्जरी के एंडोस्कोपिक टेक्निक से निकाल सकते हैं। सर इसका साइज कितना का और अगर हम इसको नहीं निकालते तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? क्या ये मेडिसिन से हो सकती है? पित्त की नाली की स्टोन का साइज करीब 8 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। एक जो मोटी पाइप की तरह साइज? हाँ, 8 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा। इतने बड़े स्टोन नॉर्मली इम्पॉसिबल होते हैं, सीबीडी में नहीं बनते हैं। सर उस स्टोन का कोई फोटो वीडियो कुछ होगा? हमारे पास में उसकी एमआरआई रिपोर्ट, उसकी स्पाइक ग्लास, उसकी वीडियोस सारा कुछ है, बिकॉज हमें मेडिकल इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश करने के लिए एज एन एविडेंस वैसे भी चाहिए होगा और ये हम आपको अवेलेबल भी करा देंगे ताकि वो फोटोज भी आप डाल के लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सकते हैं, अप्राइज कर सकते हैं। सर शताब्दी से बात करते हैं, पित्त की थैली निकाल दी गई है कि पित्त की थैली अंदर ही है उसमें से स्टोन निकाले गए? ये हमें 2 चीज समझनी है, एक होती है पित्त की थैली और एक होती है पित्त की नाली। पित्त की थैली का ऑपरेशन होता है, सर्जन निकाल देते हैं। ये स्टोन पित्त की थैली में नहीं, पित्त की थैली का ऑपरेशन इससे कई साल पहले हो चुका है। ये स्टोन पित्त की नाली में था। लीवर से और पित्त की थैली से जुड़ के पित्त की नाली निकलती है जो हमारी आंतों में आके खुलती है, एक तरह की पित्त है जहाँ से पित्त आंतों के अंदर आता है और हमारे खाने को, फैट को पचाता है। तो पित्त की नाली के अंदर बहुत बड़ा स्टोन था। पित्त की थैली तो कई साल पहले इराक में निकल चुकी थी। ये पित्त की नाली के अंदर बहुत बड़ा पत्थर था जो इंडोस्कोपिक टेक्निक से निकाला जाता है। यदि ये स्टोन ना निकले तो पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन, बुखार, पीलिया और अल्टीमेटली इन्फेक्शन फैल की जान का खतरा हो जाता है। फरीदाबाद में तो ये पहला केस सही है। इतने बड़े स्टोन का वर्ल्ड ओवर भी मुझे कोई बहुत बड़ा लिटरेचर मिला नहीं है। आमतौर पे हम लोग 2, 2.5, 3 सेंटीमीटर के स्टोन्स को बहुत बड़ा मानते हैं, वर्थ पब्लिकेशन मानते हैं कि डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया। विश्व में पहला माना जाता है। हाँ, ऐसा लिटरेचर मैं ये सेफली बोल सकता हूँ कि एक तरह का इंडिया में भी पहला है और वर्ल्ड लिटरेचर में भी हमको इतने बड़े स्टोन का कोई डाटा अभी तक मिला नहीं है। सर वो पेशेंट आया था तो उसकी कंडीशन क्या थी? कैसी हालत थी? पेशेंट बुखार, इन्फेक्शन और पीलिया और लो बीपी के साथ में हमारे पास में एडमिट हुआ था। सब लोगों में स्टोन के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। लोगों के हर 3 से 4 आदमी कहीं ना कहीं स्टोन की दिक्कत हो रही है, तो लोगों को क्या एक अवेयरनेस कैसे रहना चाहिए, खान पान क्या इससे बचा जा सके, क्या? देखिए, पहले में समझना कि अलग अलग तरह के स्टोन्स हैं। 2 मोटी सी चीज मैंने, किडनी स्टोन्स अलग चीज होते हैं और जो पित्त की थैली, पित्त की नाली में स्टोन्स बनती है अलग स्टोन्स होते हैं। जो किडनी में स्टोन्स बनती है नॉर्मली कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ मिलती है। ऑक्सलेट मतलब जो पालक में, टमाटर में, बहुत सारी चीजों में रहती है। तो ये जब दोनों मिलते हैं तो किडनी के स्टोन बनते हैं, वो एक अलग सिस्टम हो गया। जो पित्त की थैली की स्टोन बनती है आमतौर पे पिगमेंट स्टोन्स होते हैं कि जो लीवर में बाइल बना, यदि उसके अंदर पिगमेंट ज्यादा है तो ये पिगमेंट की सुपर सैचुरेशन और न्यूक्लिएशन होती है। जैसे गंदा पानी आप बाल्टी में रखें तो धीरे धीरे पानी जो उसका गंदा चीज है वो नीचे बैठ के मिट्टी बना देगी, वैसे ये पिगमेंट इकट्ठे होकर एक स्टोन बना देते हैं। तो उसका तरीका ये कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें, भागे दौड़े, पानी अच्छे से पिए ताकि आपका बाइल का फ्लो मेंटेन रहे, तो फिर स्टोन बनने की चांसेस कम हो जाती है। जो आपने बताया कि पेशेंट ही भूल गया था, डॉक्टर भी भूल गया कि स्टंट डाला हुआ है, तो ये कैसा मतलब है कि डॉक्टर भी भूल गया, पेशेंट भी भूल गया, कोई रिपोर्ट नहीं कर गया, तो वजह तो वही बनी। आमतौर पर जब प्लास्टिक स्टेंट डाला जाता है तो डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि प्लास्टिक स्टेंट 3 महीने में निकलवा लेना चाहिए। अभी इराक का केस है तो डॉक्टर्स ने कितना उनको बोला, कितना समझाया, ये कितने समझे। और कभी कभी डॉक्टर की तरफ से लापरवाही होती है और कभी कभी मरीज की तरफ से लापरवाही होती है कि वो उनको लगता है मैं ठीक हूँ तो भूल गए, और एक बार भूले तो फिर भूलते ही रह गए। और जब सालों में जाके ये इतना बड़ा स्टोन बन गया और उनको इन्फेक्शन आने लग गए, तब जब जांची हुई तो उनको पता चला। सर एक छोटा सा स्टोन अगर पित्त की नली में फंस जाता है तो मरीज की जो क्रिटिकल हालत हो जाती है और डॉक्टर्स भी उसको डराते हैं कि इस तरीके का कुछ भी हानि हो सकती है, जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाएं। और ये आपका पेशेंट इराक से आया, तो इराक से आकर कैसी कंडीशन में आया है बंदा जो 7 सेंटीमीटर का आप बता दीजिए। इराक में पेशेंट अपनी ERCP करवा के आए थे, तो ERCP कराने से उसको लीज ऑफ लाइफ मिल गई कि बाइल का फ्लो बन गया, स्टोन निकला नहीं, पेशेंट थोड़ा सा सेटल होके इंडिया में आने के लायक बन गया, लेकिन उसका मेन ट्रीटमेंट हुआ नहीं। दूसरा, प्लास्टिक स्टेंट की प्रॉब्लम क्या है, इसका
ये जो हम लोग स्टेंट डालते हैं नॉर्मली 7 फ्रेंच या 10 फ्रेंच के होते हैं। 7 या 10 फ्रेंच का मतलब है कि जो स्टेंट का छेद है वो करीब 2 से 3 mm का है। तो 2 से 3 mm का जो स्टेंट है जहाँ से बाइल फ्लो के बाहर आ रहा है, ये कभी कभी कुछ दिनों के अंदर ब्लॉक हो जाता है। तो पेशेंट को एक लीज ऑफ लाइफ मिली और वो हमारे पास में पहुंच पाए। उस स्टोन का आपने वेट किया, वेट कितना होगा? स्टोन का वेट नहीं किया, बिकॉज स्टोन को हमने क्रश करके चूड़ा चूड़ा करके पित्त की नाली से निकाल के आंत में छोड़ दिए, जो अपने बहते हुए मोशन के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। मतलब वो हैवी स्टोन का कोई मतलब स्टोन को क्रश कर दिया, साबुत स्टोन नहीं निकाला जा सकता, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के निकाल उसको लेजर से हमने एक टेक्निक होती है उसको बोलते हैं पल्वराइजेशन टेक्निक। तो पल्वराइजेशन टेक्निक का मतलब हमने इसको बिल्कुल चूरा कर दिया और चूरे को फिर हमने अपनी जो स्पेशल बास्केट्स होती हैं, बैलून्स होती हैं, उससे साफ करके इंटेस्टाइन में लाके छोड़ दिए, जो अपने बहते बहते बाहर निकल जाएगा। तो उसका साइज कैसे होगा? साइज हमने एमआरआई मशीन में हमने जब पेशेंट की एमआरआई एमआरसीपी की तो उसमें साइज की डिस्क्रिप्शन आती है, तो उसकी इमेजेस और उसकी डिस्क्रिप्शन से हम लोग उसकी लेंथ को मेजर करते हैं। तो हमने एमआरसीपी केस में वो पैड की मेजरमेंट दे रहा हूं क्योंकि अब स्टाइल लगा है ना, अंदर दिखता है आपको, जैसे कमरे के अंदर हमें सोफा दिख रहा है तो वैसे सीबीडी के अंदर वो स्टोन दिखता है और उसकी लेंथ को और उसकी डायमेंशन को मेजर करते हैं। तो फुटेज आप प्रोवाइड वो बिल्कुल प्रोवाइड करा देंगे। और उसमें एमआरसीपी जब हमने केस खत्म करने के बाद में एमआरसीपी की तो जहाँ पे जो 8x2 सेंटीमीटर का स्टोन था वो खत्म होकर साफ हो गया। तो प्री और पोस्ट दोनों तरह के एविडेंस होते हैं और ये वैसे भी मेडिकल जर्नल्स के लिए नेसेसरी होता है। डॉक्टर कितना खर्चा आएगा? ये स्पाई ग्लास टेक्निक एक महंगी टेक्निक होती है। जो स्पाई ग्लास इंस्ट्रूमेंट होता है ये करीब 3 से 4 केसेस में खराब हो जाता है, क्योंकि ये बड़ी पतली सी लचीली दूरबीन होती है। ये करीब 2 से 2.5 लाख रुपए का इसमें खर्चा आता है। पेशेंट का रुकना, स्टे, उसकी ERCP, स्पाई ग्लास, थूलियम लेजर, 2 से 2.5 लाख रुपए में हमारे देश में ये बड़ा वैसे तो कॉस्ट है, बट यदि हम लोग इसको दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल से और वर्ल्ड ओवर यदि बड़े हॉस्पिटल से कंपैरिजन करें तो शायद कॉस्ट 10% भी नहीं है टोटल कॉस्ट की। तो ये बहुत कॉस्टली प्रोसीजर है, बिकॉज में आपकी मेन दूरबीन ही खराब होकर डिस्कार्ड हो जाती है। ठीक है, फिट है। पेशेंट क्या कंडीशन के बारे में भी डॉक्टर तन्वी आप जैसे कि सर ने कहा कि हम लोग ने एवरीडे 4-4 घंटे इसका सेशन किया है। तीनों सेशंस पेशेंट ने बहुत अच्छे से टॉलरेट किए। हमारी एनेस्थीसिया टीम भी हमारे साथ थी और वेंटिलेटर पे पेशेंट को किया गया था ये। एंड पोस्ट प्रोसीजर, हाँ ऑब्वियसली हम लोग जब इतना करते हैं, खींचातानी होती है, स्टोन्स निकलते हैं, ब्रेकेज होता है, माइल्ड पेन तो था पेशेंट को, बट पेशेंट अपना नॉर्मल डाइट ले रहा था, रोजे कर रहा था, इराक से था, रोजे में भी था, वो भी कर पाया है। वो खाना अपने प्रॉपर जैसे उनकी टाइमिंग्स होती है सब ले पाया। 2 दिन बिल्कुल स्टेबल रहा। प्रोसीजर के बाद उसको कोई कंप्लेंट्स नहीं थी, बहुत खुश था पेशेंट कि उसकी सर्जरी बच गई। तो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड मतलब पूरा ही परिवार थैंकफुल था कि बिना कोई चीरा करे अब वो अपना ईद मनाने घर जा पा रहे। तो उनके लिए वो तो सबसे बड़ी बात थी कि वो ईद मनाने घर जा रहे हैं। तो ही इज़ वेरी गुड, वेरी हैप्पी एंड डिस्चार्ज टुडे। तो भेज दिया घर में। बहुत बड़ा केस है। आप सर कितना टाइम लगा पूरे प्रोसेस में इसमें और कितने डॉक्टर की टीम लगी और कितना खर्चा आया? खर्चा तो बता नहीं, टाइमिंग और डॉक्टर्स की टीम हर दिन अपनी 4 से 4 से 3 घंटे लगे, मतलब 3 दिन लगे। कोई इतना बड़ा पेन, इतना बड़ा मतलब एक बार तो ऐसा हो गया था, हमने केस शुरू किया था आई थिंक 12:30-1 बजे, फिर ऑलमोस्ट 4:30 बजे मुझे हाइपोप्रेसिमिया होने लग गया था। फिर मैंने सर को बुलाया तो एक्चुअली डॉक्टर्स ऐसे चेंज कर करके हमने कि सर फिर 1 घंटा वहाँ लगे, फिर सर ने अपना लंच किया, फिर मैं आई। तो इट वाज एंड तब तक पेशेंट वेंटिलेटर पे है। टेक्नीशियंस भी हम लोग चेंज कर रहे थे क्योंकि ओबियसली 3 घंटे 3.5 घंटे खड़े रहना आसान नहीं होता, एक जगह काम करते रहना। तो ये बिना टीम वर्क के इतने बड़े केसेस हो नहीं सकते। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें यह है कि 3 दिन लगातार 3 से 4 घंटे का समय लगा और पूरी टीम लगी। जितने इक्विपमेंट्स होते हैं, जितनी मशीनरीज होती है, उसमें बहुत हाई डेफिशिएंसी से कैमराज होते हैं जिसके अंदर बहुत बारीक से बारीक चीज देखी जा सकती है। तो इसलिए 3 दिन तक लगातार पूरी टीम ने एफर्ट्स किया। पूरे वो साबुत स्टंट नहीं निकल सकता था स्टोन, उसको क्रश करके टुकड़ों में निकाल करके तब उसको निकाला है। तो ये नॉन सर्जिकल है। और जैसा सर ने बताया कि इसका भी लिटरेचर में इतने बड़े स्टोन का कहीं कोई अभी तक कोई एग्जाम्पल नहीं मिला है कि कोई केस पहले हुआ है। तो ये बहुत यूनिक केस है अपने आप के अंदर। तो मैं अभी वर्ल्ड का पहला केस हो जी, अभी मैं हमारे चेयरमैन सर डॉक्टर ऋषि सर से जस्ट फ्यू वर्ड्स।
सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सोनी और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि अकॉर्ड हॉस्पिटल में उन्होंने ये ऐसा मिरेकल करके दिखाया और एक ऐसा ट्रीटमेंट ऐसे पेशेंट में किया जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अकॉर्ड हॉस्पिटल टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी ऑफ केयर में हमेशा आगे रहना चाहता है और आगे कोशिश उसकी यही होती है कि जितनी भी हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट केयर इस हॉस्पिटल में लेके आए हैं। तो उसी कड़ी में आई थिंक आज डॉक्टर सोनी और उनकी टीम ने ये बहुत बड़ा काम किया। एक ऐसे पेशेंट का जो नॉर्मली आप देखते हो कि पित्त की नाली, जिसका एक पित्त की थैली निकली हुई है, तो ये पित्त की नाली है जिसमें बाइल लिवर से निकल के आता है और कई बारी गलती से उसकी जो स्टेंट पड़ा हुआ है, जो मुझे लगता है कि उस समय डॉक्टर ने डाला हुआ है, वो ये देख के कि शायद थोड़ा बहुत तो स्टोन होगा और वही स्टोन जो बड़े होके पूरा का पूरा जो प्लास्टिक का पाइप था वो पूरा का पूरा स्टोन बन गया। तो आई थिंक उस चीज़ को बिना सर्जरी के निकालना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और उन्होंने मेहनत करके 3 दिन लगातार करके उसको निकाला। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और मेरे ख्याल से वर्ल्ड लिटरेचर में पहला केस है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जब आप लोगों ने काफ़ी टाइम देके यहाँ पे आए और इस सफलता के भागीदार बने। मैं तो बोलूँगा डॉक्टर रोहित को भी 2 वर्ड। इन सबको बहुत बहुत थैंक यू आने के लिए। और ये जो हम मतलब जैसे डॉक्टर सोनी बता रहे हैं 2 मिलीमीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब ये सुनने में बहुत बड़े लग रहे हैं लेकिन एक्चुअली पेशेंट वेंटिलेटर पे, और ये एक स्कोप के अंदर दूसरा स्कोप डालना, उसमें स्पाई ग्लास डालना फॉर लेजर, मतलब ये इतनी आसान, कहने में बड़ी आसान लगती है। हम कहते हैं ना जैसे हमने यहाँ से स्टेंट डाला ब्रेन से क्लॉट निकाल दिया, अरे उसी को सीखने में ही आपको 20 साल लग जाते हैं कि वहाँ तक पहुँचना। और पेशेंट के उनका खर्चा भी हो रहा होता है और जब आपके पास एक पेशेंट दूसरी कंट्री से आता है ना तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब वो दूसरे सेक्टर से नहीं आया, दूसरे शहर से नहीं आया, दूसरी स्टेट से नहीं आया, दूसरी कंट्री से आया, तो आपको हर चीज़ समझानी है, उसको वापस भी भेजना है, खर्चा भी उसके पास लिमिटेड है। तो ये सब चीज़ें, ये सब बर्डन होते हैं जो मतलब बैकग्राउंड में होते हैं, हम कई बार चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है। थैंक यू। अभी हमारी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी टीम का मैंने बोला कि ये शहर की हमारी सबसे बड़ी टीम है। सबसे लास्ट में डॉक्टर लोहित है, डॉक्टर देव, डॉक्टर तन्वी और मैं। तो 4 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एक हॉस्पिटल में होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जो कि हमारे शहर में मौजूद है। 4 और डीएम है, डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट 4 सबका भला करते रहते हैं, ठीक है। तो भगवान ना करे तो भी अभी हमें भी ऐसी कोई दिक्कत आए तो आप हमारा जरूर ध्यान रख लेना। हमारा ध्यान रख लेना। डॉक्टर लोहित ने आपको बचने की टेक्निक पहले बता दी। भूख से कम खाओ, व्यायाम डबल करो, पानी ठीक बना और